नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मेजर धीर सिंह जी, जो रामगढ़ से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं और भारतीय सेना में इन्होंने सेवाएं दी हैं। इनके परिवार से पहले पूर्व विधायक रहे हैं चौधरी नत्थी सिंह जी, जो दबंग नेता कहे जाते हैं। अब उन्हीं की पीढ़ी की तीसरी पीढ़ी जो राजनीति में है और रामगढ़ से इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, विधायक बनना चाहती है। आज हम उनसे सीधी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका एटीएल चैनल में स्वागत करता हूँ। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं तहे दिल से एटीएल चैनल और मुद्दों की बात का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हम इस चर्चा में शामिल हैं। सर, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय राजस्थान में 4 बड़ी परिवर्तन यात्राएं निकाल रही हैं। तो पहला सवाल ये है कि इन परिवर्तन यात्राओं से क्या राजस्थान की सत्ता परिवर्तन होगा? चुनाव में क्या देखने को मिला और क्या आपको दिखाई दे रहा है राजनीतिक तौर पर? देखिए, परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा ना सिर्फ सरकार के परिवर्तन की है, बल्कि परिवर्तन यात्रा मेरी नज़र में ये जो समाज में अराजकता फैली हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो बेईमानी प्रॉब्लम है, जो युवाओं के साथ अत्याचार और झूठ हो रहा है, जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में झूठ बोल करके किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए क्या वादा करके आई थी, उस सब चीज़ों का परिवर्तन करने के लिए आज ये परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ है। तो गहलोत सरकार की अब बात कर रहे थे, तो गहलोत सरकार के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? जी, गहलोत सरकार का कार्यकाल राजस्थान के लिए एक दुर्भाग्य का कार्यकाल रहा है। ये वाकई हमारे सभी युवा साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण 5 साल रहे हैं। तो जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत शानदार कार्यकाल है और बहुत अच्छी योजनाएं जनता को दी है, चाहे मोबाइल बांटना हो, चाहे बिजली फ्री देना हो, चाहे महंगा राज शिविर लगाए हों और भी चाहे राशन किट दे रहे हों। बहुत सारी योजना गहलोत सरकार ने चलाई है। सरकार और मुख्यमंत्री कांग्रेस ही कहते हैं कि रिपीट होगी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर। अब आपको लगता है कि इतनी योजना के बाद भी जनता कांग्रेस को वोट नहीं देगी, जनता उनको रिपीट नहीं करेगी, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि माई को अपना पूत ही सबसे खूबसूरत लगता है। ये वही बात है कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। आप राजस्थान प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो धनराशि है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको आप डिस्टर्ब करके जनता में ऐसी ऐसी स्कीम ला रहे हैं जो आप आगे 5 साल तक चला ही नहीं सकते। आप आज 4.5 पौने 5 साल निकल चुके हैं, उसके बाद आखिरी 3 महीने में आप स्कीम ला करके अगर लोगों को दोबारा गुमराह करना चाहते हैं, दोबारा लोगों को झूठ के बल पे अपनी राजनीति कायम करना चाहते हैं, दोबारा शासन में आना चाहते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि राजस्थान प्रदेश की ये जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि आपके इन झूठे जहाज़ों में और आपकी मुफ्तखोरी की जो आप लोगों ने स्कीम चला रखे हैं, जो आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल ही ले लो, अन्य इतनी बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा। राजस्थान की प्रदेश की जनता इन झांसों में नहीं आएगी। सर, आप चौधरी नत्थी सिंह जी के परिवार से आते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, नत्थी सिंह जी का मैं पौत्र हूँ और वो मेरे लिए एक आदर्श हैं। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैं उनके पद चिन्हों पर चल सकूँ और उनके आदर्शों का पालन कर सकूँ। वो एक ऐसे नेता हैं जो 1962 में पहली बार विधानसभा में चुने गए थे, निर्दलीय उसके रूप में, और आज तक मैं पूरे यकीन और गर्व के साथ और अभिमान के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकता। ऐसा कोई पिछले 60 वर्षों की एक साफ़ सुथरी राजनीति रही है और मेरे को खुशी होती है और बहुत ही ताकत मिलती है जब मैं गांव में बुजुर्गों से, क्षेत्र में बुजुर्गों से मिलता हूं और वो बाबा साहब के किस्सों को दोहराते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हर गरीब जन की, हर समाज की सेवा की और उनको सहयोग दिया। अब आपकी बारी है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए। आप उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या आपका लक्ष्य रहेगा? और अभी आप जैसे विधानसभा के लिए टिकट भी मांग रहे हैं, तो क्या रणनीति आगे की विरासत को बढ़ाने की? पुष्पेंद्र जी, देखो, सबसे पहली बात तो जो 1962 से ही उनकी राजनीति थी वो कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस की नीतियों के विरोध थी। वो आपको ध्यान होगा, मैदान में जब उतरे थे उस समय वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, सरकारी नौकरी में थी। 1962 में सरकारी नौकरी होना अपने आप में एक मायने रखता है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ उन्होंने नौकरी छोड़ करके तत्कालीन उस समय के जो होम मिनिस्टर थे भोलानाथ जी, उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उनको धूल चटाई थी। जब आप ये पूछते हैं कि मैं किन पद चिन्हों पर चढ़ना चाहूँगा, मैं इस समय आप
ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय सेना में ऑफिसर रहा हूँ। मैंने देश की सेवा, देश की रक्षा की है, जिसमें मैंने अनेक युद्धों में भी भाग लिया। देश की अनेक सीमाओं पे मैंने नौकरी की। मैं अपने उसी सेवा भाव से, देश की उसी सेवा के उद्देश्य से इस मैदान में उतरा हूँ, और मेरे को लगता है कि अगर साफ़ सुथरी राजनीति की जाए तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं मिल सकता देश की सेवा और देश की रक्षा करने का। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो भारतीय सेना के अधिकारी के में काम करने के बाद आपने भाजपा को चुना और भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो भाजपा को क्यों पसंद किया, क्यों विचारधारा भाजपा से मेल खाई, क्या कारण है? देखिए, मैंने इसमें ज़्यादा लंबा सोच विचार नहीं किया। मैं जब मैदान में आया तो मेरे को सिर्फ एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जिसका उद्देश्य हो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिसका सर्वोपरि उद्देश्य हो देश का उद्धार करना, देश के लिए काम करना। और मैं इस विश्वास के साथ भी आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की अहमियत होती है, उसे किसी माई बाप या गॉडफादर की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के काम को देख करके, उसके उद्देश्य को देख के, उसकी नीतियों को देख करके, उसकी निष्ठा को देख करके एक कार्यकर्ता को चुनती है और उसको जिम्मेवारी देती है। अब आप जब टिकट ही मांग रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या रणनीति है? क्या पार्टी टिकट देगी? और अगर पार्टी टिकट देती है आपको, तो जीतने की क्या आपका गणित है? किस तरह जीतेंगे? क्या आपने सोचा है? क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देगी, और मैं आपके माध्यम से पार्टी को और रामगढ़ की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा। रही बात मेरी नीतियों की, रामगढ़ में सबसे एक मूलभूत समस्या है, वो है लॉ एंड ऑर्डर की। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ 3 महीने के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, जो टटलूबाजी चल रही है, जो कौशकशियाँ चल रही हैं, जो OLX हमारे यहाँ इंडस्ट्री चल रही है ऑनलाइन फ्रॉड की, उन सब तमाम चीज़ों को मैं, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसको बंद करूँगा, इन सारे अपराधों को बंद पे लगाम लगाऊँगा। दूसरा, मैं ये भी मेरे को बताते हुए अफसोस होता है कि गहलोत सरकार और ख़ास तौर से तत्कालीन जो यहाँ पे MLA हैं साफिया जी, उन्होंने जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है उसके तहत जो भी काम होने थे उन पे भी रोक लगा दी। हमें बचपन से यही बताया जाता है कि जो पानी पिलाना है, प्यासी की प्यास बुझाना है, वो सबसे बड़ा पुण्य काम है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है हर घर नल हर घर जल। राजस्थान प्रदेश, जिसमें कि पानी, जो रेगिस्तानी प्रदेश है, जिसमें पानी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग कई कई किलोमीटर चल करके पीने का पानी अपने घरों में लेकर के आते हैं। राजस्थान सरकार और साफिया जी ने इतना नीच काम किया है कि उस मिशन पे भी रोक टोक लगाई है, और जो केंद्र से पैसा आया है उसको भी उन्होंने धरातल पे नहीं लगाया, और जो लगाया है उसमें भी कमीशन खोरी और बेईमानी बहुत बहुत बड़ी मात्रा में की हुई है। पर अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार है, पानी के ऊपर राजस्थान में बड़ी राजनीति हो रही है। जो पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना है तो वो शुरू नहीं हो पाई है। मोदी सरकार के लोग कहते हैं गहलोत सरकार सहयोग नहीं की, गहलोत सरकार के लोग कहते हैं मोदी सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। तो अभी वर्तमान स्थिति है कि नहर का काम शुरू नहीं हो पाया है और जनता त्राहिमाम कर रही है, 13 जिलों की जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन करूंगा और चुनौती भी दूंगा कि फैक्ट्स को लेकर के पब्लिक के बीच में आए, और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो भी तत्कालीन पीछे मीटिंग्स हुई हैं, 10 मीटिंग कॉल की गई हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, जिसमें राज्य सरकार ने हाँ करने के बाद भी आखिरी समय पर उनका रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स में नहीं आते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, चुनौती देता हूँ गहलोत सरकार को कि आप आएँ और जो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है इस ERCP के ऊपर उसको पब्लिक करें, और अगली जो मीटिंग है समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में बैठ करके करें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सर, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है तो उनकी योजनाओं का देश की गरीब जनता को कितना लाभ मिल रहा है? जैसे पहले कांग्रेस सरकार में कहा जाता था कि 100 रुपये में से मुश्किल से 10 पैसा गरीब की जेब में आता है। मोदी जी की नीतियों और जो काम करने का तरीका है, जो फॉलोअप है, उससे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक एक पैसा किसी भी योजना का हो वो गरीब की जेब में पहुँचता है। बीच में उसमें कोई कमीशन खोरी, कोई दलाली कुछ नहीं होती। जैसे आपको याद हो तो पेंशन योजना में पहले डाकिया पेंशन देने आता था,
गरीब आदमी को ये भी पता नहीं होता था उसकी पेंशन कितनी है, और जब डाकिया देने आ जाता था तो जितना दे दिया उतना दे दिया। और यहाँ तक भी हो जाता था कि जो उन उस टाइम पे जो उनके नेता थे उनका हर लेवल पे कमीशन होता था। चलो, अब सर, जो पहले मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी, अब एनडीए सरकार है मोदी सरकार की, तो इन दोनों सरकारों में क्या अंतर आपको महसूस होता है कि जनता ने यूपीए को हटा के मोदी सरकार को लाए हैं, तो कुछ तो विशेष इनमें अंतर रहा होगा? देखिए, मोदी जी की मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी वो एक तरह से मूक बधिर सरकार थी। वो एक रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। और मोदी जी की सरकार है उसका उदाहरण आपको देश में ही नहीं विदेशों में मिलेगा, जहाँ पे देश देश में विदेश विदेश में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने विदेशों में भी भारत का डंका बजाया है, और अभी चंद्रयान पर जिस तरह से पहुंचा है, तो मोदी सरकार वर्ल्ड लेवल पर अच्छा काम कर रही है? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम, ये आपने नारा सुना होगा। आज चंद्रयान तो हमारी एक साइंटिफिक अचीवमेंट है। उससे पहले भी जब मुश्किल वक्त था कोरोना काल, हमारा देश ऐसा देश था जिस पे पूरी दुनिया नज़र टिकाए हुए थी, और पूरी दुनिया के ज़रूरतमंद देश, गरीब देश, यहाँ तक कि डेवलप कंट्रीज़ भी हमसे मदद मांग रहे थे, और हमारे देश ने मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी की मदद की, और जो भारत को एक विश्व गुरु बनाया है और बनने जा रहा है, उसकी दिशा में एक पहला कदम था। रही बात चंद्रयान की, चंद्रयान के माध्यम से इसरो ने, हमारे देश ने वो काम कर दिखाया है जो कि रशिया, यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज़ भी आज तक नहीं कर पाए हैं। सर, अभी जो मोदी सरकार का तीसरा चुनाव होना है, 2 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में जीतकर सरकार बना चुकी है। अब चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, आपको लगता है कि मोदी सरकार को फिर से बहुमत मिलेगा, फिर से सरकार बना पाएगी? क्या लाभ आपको लग रहा है? देखिए, 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। 70 साल तक इस देश की जनता को कांग्रेस ने गुमराह किया है। 70 साल तक माइनॉरिटी के नाम पे कांग्रेस ने एक पर्टिकुलर समाज को लाभ पहुंचाए हैं और उनकी वोट बैंक की राजनीति की है। आज सौभाग्य से हमें एक ऐसी सरकार मिली है, इस देश की जनता को ऐसी सरकार मिली है जिनकी नीतियाँ स्पष्ट है, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो जनता को निष्पक्ष, जो हमारा संविधान है उसकी नीतियों के अनुसार सेवा कर रही है, और इस देश का व्यवस्था संभाली हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 साल ही नहीं, अगले 50 साल तक ना तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बदलेंगी, और ना ही जनता में उसके प्रति विश्वास बदलेगा, और ये सरकार बदलेगी। सर, जो मोदी सरकार है, उसने भारतीय सेना को, क्योंकि आपने सेना में काम किया है, आप अच्छी तरह समझते हैं, तो भारतीय सेना को, तीनों सेनाओं को कितना मजबूत किया है? क्योंकि अब चाइना लगातार हमसे आगे बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। 62 में हम नुकसान भी उठा चुके हैं। इधर को पाकिस्तान भी भारत के लिए खतरा रहता ही है, आतंकवादी के रूप में ही सही। तो अब इस देश को इन दोनों पड़ोसियों की चुनौती मिलती है। देखिए, मेरे को ये बताते हुए गर्व होता है कि आज हमारी शक्ति, हमारी आर्थिक शक्ति, हमारी सैन्य शक्ति के मुकाबले पाकिस्तान कोई चुनौती नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए एक शून्य है। उस पे हमने ये मानिए कि पाकिस्तान की चुनौती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, और उसकी शुरुआत थी आर्टिकल 370 से। जब हमने वो हटाया तो पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और ये बात पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर ली है। रही बात चाइना की, तो मैं बिहार रेजिमेंट का सिपाही हूँ, और डोकलाम में आपने देखा होगा कि कैसे हम संख्या में कम होते हुए भी चाइनीज सोल्जर्स को धूल चटाई, उनको बहुत बड़ी मात्रा में हमने नुकसान पहुंचाया, और यही हमारी शक्ति का प्रतीक है। ये जो एक देश किससे मजबूत है किससे नहीं है, वो नोशनल वैल्यूज नहीं होती, वो इतिहास बताता है, और इतिहास हमने डोकलाम में लिख दिया है। और चाइना को ये भी पता है कि अगर दोबारा उन्होंने कोई ऐसी ज़रूरत महसूस की, कोई ऐसी दुस्साहस किया, तो हमारी सेना और ख़ास तौर से हमारा नेतृत्व उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, और मुंहतोड़ जवाब देगा। तो जिस तरह से चाइना के लेकर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि चाइना हमारे ज़मीन को हड़प रहा है, हमारे ज़मीन में घुस आया है, और जो भी चीन का विवादित नक्शा आया है, उसके ऊपर भी काफ़ी खींचतान हो रही है। तो आपको लगता है कि चाइना अब हमारे ज़मीन को, वो चाहता है वहीं से लिख देता है कि भाई ये चाइना का क्षेत्र? तो इस तरह की घुसपैठ है कि चाइना की ओर से भारत में, भारत के बॉर्डर पर? देखिए, जब
दो देश एक दूसरे बॉर्डर पे खिंचाई चल रही है, तो इस तरह के बयान हमारे खुद के नेताओं से, जो एक तरह से इतनी बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ये शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह है, मैं निवेदन करूंगा राहुल गांधी जी से कि फैक्ट्स को पहले जानें, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दें, तो इस देश को नुकसान जो वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, वो नहीं होगा। जिस तरह से चाइना का जो बॉर्डर है उसको फिक्स नहीं है, मतलब कोई एक लाइन नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिस तरह से लाइन डाली हुई है, तो वहाँ कोई भी मतलब जब सीमा तय नहीं है भारत की और चीन की, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो इसका स्थायी समाधान होना चाहिए कि जिससे एक क्लियर लाइन हो जाए और ये हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए। तो अब नहीं लगता कि इसका कुछ हल निकलना चाहिए? देखिए 95% केसेस में ये सॉल्यूशन ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। 5-1% इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें अभी भी कुछ इश्यूज हैं। मैं उस डिटेल्स में उन पॉइंट्स पे इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करना चाहूँगा। बाकी ये ज़्यादा करके प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है, जिसे हम एक तरह से मानसिक या युद्ध मानते हैं, जिसमें हम दूसरे देश को विश्व पटल पर गिराना चाहते हैं, उसकी कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। ये ज़्यादातर नीतियाँ उसके बारे में। तो अभी जो हालात हैं वर्ल्ड में, भारत काफी ऊंचा जा रहा है इकोनॉमी रूप से भी। तो अभी जो भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने कितने हथियार खरीदे हैं, राफेल खरीदा है और भी हवाई जहाज की भी और दूसरे तरह के हथियार भी खरीदे सरकार। आपको लगता है कि भारतीय सेना को सरकार लगातार और हथियार की दृष्टि से मजबूत कर? देखिए, दोबारा मैं वही बात बोलूँगा, इस प्लेटफॉर्म पे वो बात करना, और ना ही मैं इतना इस बारे में नॉलेजेबल है कि उस लेवल पे क्या हो रहा है, और ना ही मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि मेक इन इंडिया के तहत जो हम हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने डिफेंस एक सेक्टर बनाया है, जिसमें डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेक इन इंडिया हो रहा है, तो सबका फाइनल उद्देश्य भारतीय हमारे जो देश है उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसमें रोजगार देना और भारतीय सेना को मजबूत करने की दृष्टि से ही वो सब काम हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस तरह से अयोध्या मंदिर का विवाद सुलझा है, तो आपको लगता है कि इससे राजनीतिक रूप से भाजपा को लाभ होगा? देखिए, जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा देश श्री रामचंद्र जी का देश है, और वो जो मंदिर था वो सभी को पता था कि हमारी राम जन्मभूमि है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये काम हुआ, इसका हमें गर्व है। और उससे बड़ी बात खुशी होती है कि दूसरे समाज ने भी इसको स्वीकार किया है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको दोबारा बोलूँगा, सही और गलत, न्याय और अन्याय, और देश प्रेमी और देश विद्रोही के बीच में फ़र्क करना जानती है। इसमें कोई धर्म के आधार पर हमारा कोई चुनाव नहीं होता है। ना ही हम जनता से बोलते हैं कि धर्म के आधार पर आप हमें वोट दें। हाँ, हमारा अपील ये होता है कि जो सही और गलत है, जो न्याय अन्याय है, और सभी समाज को, सभी धर्मों को बराबर मौका, बराबर उनको उनके हक, संविधान के अंतर्गत जो उनके कर्तव्य हैं, उनका पालन करने के लिए अगर आपको ठीक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सही चुनाव है, तो आप अवश्य अपना सही चुनाव करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जिताएं। तो ऐसा कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिमों का चाहे मंदिर का मामला हो या तो दंगे कराए, तो हर एंगल से वो यही देखती है हिंदू मुस्लिम, और उसका राजनीतिक फायदा मिलता है कि 200 से फिर 400 के ऊपर आज जो पहुंची है बीजेपी, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के कारण पहुंची है, और इसमें राम मंदिर का बड़ा योगदान रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के हालात रहे हैं? देखिए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले अपना गरिबान झांकें और फिर देखें। हाँ, ना तो हमने कभी इस तरह से कोई माइनॉरिटी कमीशंस को अननेचुरल और अनजस्टिफाइड फायदे पहुंचाए किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए। दूसरा, ना ही हमारी पार्टी का कोई भी नेता मौके पर जनेऊ पहने, मौके पर हमारे पूजा पाठ करने, कभी कुछ उस तरह से धार्मिक ड्रामों में आपको लिप्त नहीं मिलेगी। हमारा सीधा साधा वो है, जो मेरी मान्यता है, जो मेरी धार्मिक मान्यता है, वो मैं जरूर फॉलो करूंगा, और इस देश के हर नागरिक को हम पूरी आज़ादी देते हैं
कि वो अपनी मान्यताओं को फॉलो करें। परंतु कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव के समय पे हम कुछ ऐसा आडंबर या कुछ ऐसी नौटंकी करें जिससे कि हम किसी धर्म विशेष के लोगों को अपनी तरफ खींचने का और उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अंत में एक लास्ट सवाल है, अगर मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने आपको रामगढ़ से जिम्मेदारी दी, टिकट दिया और आप विधायक बने भी, तो रामगढ़ के लिए क्या करेंगे, क्या भी देना आपका रामगढ़ के लिए? देखिए, सबसे पहला तो मैंने बताया आपको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं ये यकीन करूंगा कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, रामगढ़ का हर एक व्यक्ति एक निर्भीक, स्वच्छ और स्वतंत्र वातावरण में सांस ले सके। आज की तारीख में जो ये माहौल है, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, कितना भी समृद्ध व्यक्ति हो, कितनी भी शक्ति से, किसी भी समाज से आता हो, आज रामगढ़ में वो एक भय के माहौल में जी रहा है। सबसे पहले तो हम उस माहौल को ठीक करेंगे और उनके एक आज़ादी का अनुभव कराएंगे। दूसरा, जल जीवन मिशन पे मेरा प्रयास रहेगा कि हर घर नल मैं पहुंचा सकूं और बाकी का विकास जैसे जैसे निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम में चलता रहा है, उसको और तेज गति से मैं आगे बढ़ा सकूं। तो ये थे भाजपा के युवा और वरिष्ठ नेता मेजर धीर सिंह। इन्होंने अपने सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। अगली शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ, ATL चैनल अलवर।